चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम आप सभी के डी परिवार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास। जी हाँ, आपको पता ही है आप लोगों की क्लास जो है वो रेगुलर होती है, रात 9:10 पर शुरू हो जाती है लगभग आपकी क्लास। जी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो इससे पहले आप लोगों की जो क्लास होती है 8:10 पर, वो आप लोगों की क्लास होती है ईवीएस की, इन्वायरमेंट जो है उसकी क्लास उसमें होती है, जिसमें सर आपको जो है वो 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको कराते हैं, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं वही क्वेश्चन कराते हैं, और पीवाई के क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए जाते हैं। मैं भी आपके लिए जो क्लास लेकर आता हूं, ये क्लास जो आप देख रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होती है। यानी जो विद्यार्थी 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए होती है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं, और हमारी ये जो है वो आज 5वीं क्लास है, क्योंकि हम लोगों ने 10 क्लास में आप लोगों से वादा किया था कि 10 क्लास में हम लोग ऐसी क्लास लेकर आएंगे जिससे आपके बाल विकास में हम लोग बहुत सुधार करेंगे। चलिए, आइए, सभी का स्वागत है फिर से एक बार। चलो, कौन कौन जुड़ गया भाई? आप सभी का वेलकम है इस एडी परिवार में। और ये हमारा बैच चल रहा है एडी लाइव एप्लीकेशन पर। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस पर बहुत सारी पीडीएफ डली हैं, ठीक है। चाहे ईबीएस पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, सबकी पेडागोजी की पीडीएफ इस पर है, ठीक है। वो भी फ्री में है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें बैच मिल जाए और बैच में वीडियो भी मिल जाए, तो वो आपको 199 मिलेगा। आप चाहते हैं कि सर मुझे बैच भी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो 49 रुपए में हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट उस पर दे रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इससे आप लोग अपनी तैयारी को बेटर कर पाओगे, आप अपने आप में सुधार कर पाओगे। टाइम जो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा समय ले रहे हैं, वो आप वहां पर आप मैनेज कर पाओगे। लास्ट में जैसे आप सबमिट करोगे, आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, कितने मार्क्स हैं, क्या स्कोर आपका रहा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और प्याजे से लिया गया ये क्वेश्चन। जी हाँ, जीन प्याजे आपको पता ही है, सीटेड में जीन प्याजे को वरदान कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटे जो होता है वो इसी का होता है। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो एवरीवन। चलो, शुरू करते हैं भाई आज के सेशन को। राधे राधे सभी का वेलकम है एवरीवन, जितने भी लोग जुड़े। खुशी, राकेश जी वेलकम है, नीलम, मनीषा, पुनीता, पुल्लू, आप सभी का स्वागत है। आइए, रचना त्यागी जी शुरू करें। सब लोग जुड़ गए हैं, आइए शुरू करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, 9:10 तक आप लोग सभी लोग जुड़ जाया करो, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो, ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूं, और लगभग मैं 20 क्वेश्चन आपको कराता हूं, और इस संडे को मॉक टेस्ट आपका जरूर होगा, ठीक है। इससे पहले संडे को मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था, बट इस संडे को जरूर होगा। चलो, शुरू कर रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्या कह रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पिक्चर मैंने यहां पर लगा दी है एग्जाम आपके, ठीक है। पीवाईक्यू की में नहीं थी ये, कि आप सोचेंगे सर एग्जाम में ऐसी पीवाई पिक्चर आई थी क्या? नहीं, वो तो आपकी समझ के लिए मैंने यहां पर लगा दी है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे 3 पर्वतों की क्या करते हैं, एक बच्चे को 3 पर्वतों की एक 3D त्रियामी मॉडल दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिएगा 3D मॉडल तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए एक 3D मॉडल बच्चे को दिखाया जाता है, ठीक है। 3 पर्वत की क्या दिखाई जाती है, उसको एक 3D मॉडल उसको दिखाया जाता है, 3D मॉडल उसको दिखाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? 3 पर्वत का क्या है, एक 3D मॉडल उसको दिखाया जाता है। ये मान लीजिएगा ये पर्वत है, क्या है ये पर्वत है, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ये 3 पर्वत हैं, ठीक है। अच्छा, एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को भिन्न जगह से देख रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो, ठीक है, इसको दूसरी जगह से देख रहा है। ये व्यक्ति जो है उसे दूसरी जगह से देख रहा है। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो इसे दूसरी जगह से देख रहा है, ठीक है, भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। वह सही तरीके से नहीं कर पा रहा। मतलब बच्चा यहां से देख रहा है, मान लो कि जो व्यक्ति जो है वो यहां से देख रहा है, ठीक है। अब वो यहां से देख रहा है, तो अब बच्चे से कहा गया है कि बेटा ये जो व्यक्ति जो देख रहा है ना, इसके दृष्टिकोण के आधार पर तुम इन पर्वत को बनाइएगा। लेकिन वो बच्चा नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें, ये बच्चा नहीं बना पा रहा है, इसके दृष्टिकोण को वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। हम तो यही कहेंगे ना कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जो बच्चा जो है, ये जो बच्चा इस व्यक्ति के दृष्टिकोण को नहीं ले पा रहा है। और जहां पर बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं ले पाता है, यानी दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है, या दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग अहम केंद्रिता बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एमकिंता, इंग्लिश में उसे बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईगोसेंट्रिज्म उसे बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ईगोसेंट्रिज्म का जो गुण होता है, पियाजे साहब कहते हैं कि ये आता है बच्चे के अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण देखने को मिलता है। यानी बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की आयु में होता है तब ये गुण उनके अंदर देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। ठीक है। यानी ईगोसेंट्रिज्म नाम का जो गुण कहां पर देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा भैया कहां पर? पूर्व संक्रियात्मक में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? पूर्व संक्रियात्मक में देखने को मिलेगा। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है ईगोसेंट्रिज्म, दूसरा है जीववाद, तीसरा है वस्तुस्थायित्व और चौथा है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर हो रही ईगोसेंट्रिज्म की। वस्तुस्थायित्व आंसर क्यों नहीं है भाई? वस्तुस्थायित्व ऑप्शन में क्यों नहीं? अरे वस्तुस्थायित्व का मतलब ही कुछ और होता है। वस्तुस्थायित्व का मतलब ये है, ये पेन तुम्हारे सामने है, इस पेन को हमने छुपा दिया और अगर आपके दिमाग में भी ये पेन है, इसे आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो संवेदी कामक अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई वस्तु है, उसे आप छुपा दो या उसकी मां उसके सामने वो छुप जाती है तो उसे ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहलाती है। तो सी तो भाई बनेगा नहीं। जीववाद का मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीववाद कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है भाई, यहां पर जीव तो समझ नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ों को कह रहा है कि इनको दुख होगा, कष्ट होगा, इनको भी दर्द होता है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी ठंड लगती है, ऐसा तो कुछ बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। और हाइपोथेटिकल आपको बताई है कि जो बच्चा किसी समस्या की समाधान की जो परिकल्पना करता है वो तो कहां पर करता है? वो करता है अमूर्त अवस्था में। किसमें करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ए बनेगा। अब एक बार मैं आपका चेक कर लेता हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं आंसर भाई। चलो यहां पर आंसर आया, ऋषु कुमार का ए आया है जो कि बिल्कुल सही है। और यहां पर अनीता जी डी कर रही है। भैया डी कैसे बनेगा? क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं क्या आप? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह, ठीक है, मॉडल बनाने के लिए कहा गया लेकिन वो नहीं कर पाता, बच्चा वो मॉडल नहीं बना पा रहा। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा उसके दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा है। इसका आंसर भैया क्या बनेगा? ए बनेगा। जब दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं, जिसमें बच्चा केवल अपने ही दृष्टिकोण को समझता है, उसे ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। इतनी सी बात समझ में आई कि सर हाँ अब आ गई है समझ में। अब तो भैया डाउट नहीं है किसी को? बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा आपका और क्वेश्चन भी कराना है। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये आपके सीटेड में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेड में। जी हाँ, 2022 में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, बहुत सारे पेपर हुए थे कि नहीं हुए थे? चलो, कह रहा है भारतीय संविधान में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम शामिल हुआ। जी हाँ, तो आइए थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आप पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे 86वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो 86वां संविधान संशोधन में आप शिक्षा से संबंधित चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी हमारी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बन गई। और इसे कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया? तो भैया पहला ऑप्शन आपके सामने है कि आर्टिकल 15, दूसरा आर्टिकल है 26, तीसरा आर्टिकल है 45 और चौथा आर्टिकल है आपके सामने 21 है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा मौलिक कर्तव्य बन गई, मौलिक अधिकार बन गई, मौलिक अधिकार बना दिया गया। और कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया? तो आर्टिकल में जोड़ दिया गया 21 में। किसमें जोड़ दिया गया? 21 में जोड़ दिया गया। ये मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, आरटी एक्ट तो बाद में आया, पहले शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद में आप 51 ए के पढ़ेंगे, के मतलब 11वें नंबर का। ठीक है, ए के पढ़ेंगे तो शिक्षा क्या बन गई है? मौलिक कर्तव्य बन गई है। क्या बन गई? मौलिक कर्तव्य बन गई है। ये दो चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य है वो कौन से आर्टिकल में, तो 51 ए के। ठीक है, और अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो कौन से है? ठीक है, 21 है। याद रहेगा। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा? डी बनेगा। चलो, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जी, यहां पर मैंने लिया भी था, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जो
किसमें है? अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे किसमें 21 में शिक्षा को क्या बना देगा? अधिकार बना देगा, यानी मौलिक अधिकार हमारा बन चुकी है। ठीक है, और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इतनी सी बात आप याद रखोगे। चलो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप लोग आंसर करेंगे जी। डाउट तो नहीं है भाई यहां पर? पुल्लू, राकेश, तमन्ना, अर्चना कुमारी जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चे के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल देना जरूरी है भाई, शैशवावस्था तो छोड़ो, आगे भी देना जरूरी है, चाहे वो बाल्य अवस्था हो। ठीक है, वैसे किशोर अवस्था तक देना जरूरी है। ठीक है, किशोर अवस्था तक देना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर अवस्था अपने आप में क्या है? एक विशेष अवस्था होती है। ठीक है, जैसे शैशवावस्था जो होती है वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक विकास होना होता है वो लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। आप जानते हैं बाल्यावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था बच्चे के शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण काल होता है। वहीं किशोर अवस्था भी बहुत जरूरी है। तो हम बात करें वैसे तो ठीक है, किशोर अवस्था तक जो है वो क्या है? ध्यान देना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही बनेगा कि हाँ देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टेज है। कौन सी? ये, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का जितना डेवलपमेंट होता है उतना विकास दूसरी अवस्था में होता ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में भाई ये तो हमारा सही हो गया, ये हमारा सही हो गया। अब हम आर को पकड़ते हैं, आर हमारा सही है कि गलत है जी। चलो मैं आपका आंसर भी देख रहा हूं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं। आर्य कह रहा है कि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मस्तिष्क नवीनता का मतलब होता है लचीलापन, लचीला दृष्टिकोण पूरी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था संवेदनशील अवधि है। बिल्कुल सही है, किशोर अवस्था तक बिल्कुल क्या है? एक संवेदनशील अवधि है। ठीक है, ये जो अभी मैं कह रहा था वो बात आर में कह दी गई है। ठीक है, और आर में बात की गई है किसकी? अवस्थाओं की, और यहां पर भी अवस्थाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे आपस में कनेक्टेड हैं। ये कह रहा है किशोर अवस्था संवेदनशील अवधि, बिल्कुल अवधि है। किशोर अवस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, शैशवावस्था भी है। ये सब अवस्थाएं क्या है? संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब होता है कि वो अवस्थाएं जो उस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमारा ए बनेगा। यानी सर ए और आर दोनों सही हैं और उसकी वो सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। चलो इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये हमारा 4th क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। देखो बात कर रहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, और आपने पढ़ा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चे सक्रिय होते हैं, बच्चे समूह में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे सहयोग से अपने क्या करते हैं? ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, परस्पर शिक्षण की बात होती है। किसकी बात होती है? पारस्परिक शिक्षण की बात होती है। किसकी बात होती है? पारस्परिक शिक्षण की बात होती है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक वातावरण की बात होती है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की बात होती है। और ये भी याद रखिएगा प्रोग्रेसिव मॉडल दिया किसने था? तो वो दिया था जॉन डीवी साहब ने। ठीक है, किसने दिया था? जॉन डीवी साहब ने प्रोग्रेसिव मॉडल दिया था। चलो, बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। हाँ ये जरूरी है, बच्चों की फीलिंग्स को ठीक है बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हैं, आप ऐसी बातें क्लास में कर रहे हैं कि बच्चों की भावनाएं क्या हो रही हैं, उससे प्रभावित हो रही हैं। कभी क्लास में ऐसी बातें मत करो, ठीक है, कि जिससे बच्चों की भावनाएं क्या हो, प्रभावित हो। सबकी भावनाओं को ध्यान रखना है, सबको महत्व देना है, सबके भाषा को महत्व देना है, सबके कल्चर को महत्व देना है। ठीक है, तो भाई पहला तो हमारा पी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए, नहीं हमें अचीवमेंट पर जोर नहीं देना है, हमें लर्निंग पर जोर देना है। अचीवमेंट तो अपने आप होगा ना, हमें परीक्षाओं पर जोर देना है। परीक्षाओं की बात कर रहा है तो जहां परीक्षाएं आएंगी जहां अचीवमेंट आएगा। अच्छा सर अचीवमेंट गलत क्यों है? देखो ठीक है, मैं आपको सिखाने पर जोर दूं कि मैं ये जोर दूं कि भैया आपके 120 नंबर आ जाएं, आपके 140 नंबर आ जाएं। अब मैं सिखा नहीं रहा, बस मैं तरीका बता रहा हूं, बेटा ये चीजें रट लो, ठीक है, ये कर लो, ये ट्रिक अपना लेना, ये तुक्का लगा लेना, मतलब पढ़ा नहीं रहा मैं आपको। तो बेटर ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं
मैं आपको समझाऊं, मैं आपको लर्निंग कराऊं। जब मैं आपको लर्निंग कराऊंगा तो अचीवमेंट अपने आप आएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा गलत है। इसके बाद कह रहा है अध्यापक को नेतृत्व नहीं, टीचर जो है वो अब एक लीडर नहीं है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, यानी शिक्षक एक हम कहेंगे कि शिक्षक एक क्या है, लीडर नहीं होता, और विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होता, ये भी गलत है। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए, मतलब महत्व दी जाए कि बेटा तुम परीक्षाओं के लिए पढ़ो, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओ, नहीं, ये भी गलत है। हमें परीक्षाओं पर जोर नहीं देना है। एक चीज याद रखिएगा कि प्रगतिशील जो मॉडल है ये पाठ्यपुस्तक पर जोर नहीं देता है, किस पर, टेक्स्ट बुक पर जोर नहीं देता है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। आई होप आप लोगों ने भी ए ही किया होगा। चलो बहुत बढ़िया, ए किया है सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, अभी मैं बात कर रहा था वही आ गया आपके सामने। अभी मैं बात कर रहा था ना किसकी, पारस्परिक अध्ययन की, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात कर रहा था कि हाँ सर अभी आप बात कर रहे थे। तो देखो इसकी बात एक तो जॉन डीवी ने की है, और एक वाइगॉस्की साहब ने भी की है। किसने की है, वाइगॉस्की साहब ने भी की है, किसकी, रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल होता क्या है, परस परस, यानी कि दो लोग आपस में बातचीत करें या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत करके सीखते हैं, ठीक है, वो रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाती है, उसे परस्पर शिक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे परस्पर शिक्षण कहा जाता है। चलो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवादी सिद्धांत इस पर जोर देता है, नहीं, व्यवहारवादी तो भैया बच्चे को निष्क्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं, बच्चे को निष्क्रिय मानते हैं। व्यवहारवादी तो ये कहते हैं कि बच्चे को तुम जैसा वातावरण दोगे वो वैसा सीख लेंगे, यानी वो बच्चे को क्या मानते हैं, एक ग्रहणकर्ता मानते हैं, एक क्रिएटर नहीं मानते हैं। तो व्यवहारवादी तो दृष्टिकोण गलत है, जहां भी तुमको व्यवहारवादी दिखेगा वो गलत है, ठीक है। चलो जी हाँ, सामाजिक सांस्कृतिक उपगम में हम कहेंगे इसकी बात होती है, बिल्कुल सोशल कल्चर अप्रोच की बात करें तो हाँ वहां पर इसकी बात होती है, क्योंकि सोशल सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर में होता है कि बच्चा समाज में रहकर एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, और जब बच्चा एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है उसे ही रेसिप्रोकल कहा जाता है, उसे ही परस्पर शिक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परस्पर शिक्षण कहा जाता है जी। तो हमारा क्या बनेगा, सोशल कल्चर यहां पर हमारा सही बनेगा। अच्छा, ये क्यों गलत है, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, ठीक है, कि भाई अधिगम को एक सूचना माने, ये भी गलत है। हार्वर्ड गार्डनर, ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका बनेगा डियर फ्रेंड्स हमारा, यानी बी फॉर बॉम्बे बनेगा। आई होप आप लोगों ने बी ही किया होगा। चलो नहीं किया है क्या, चलो मैं देख लेता हूं, अभी पता लगा लेता हूं। जी हाँ, सभी लोग बी कर रहे हैं, पुल्लू, अर्चना, केशव, अनीता, ऋषु कुमार जी, बिल्कुल सभी लोग सही कर रहे हैं आंसर भाई। अनीता जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, आइएगा अगला जी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि हैंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देती है। भैया एक रूही नाम की एक बच्ची है, और वो क्या प्रतिक्रिया दे रही है, चलो वो क्या दे रही है, रिस्पॉन्स क्या दे रही है, वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है, चलो देखते हैं। प्रतिक्रिया देती हुई कहती है कि दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, यानी वो कहती है कि चोरी मत करो, चोरी करना गलत है, यानी वो चोरी करना क्या कहती गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर में आएगी, मतलब वो कह रहा है कि चोरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत होता है ना, और चोरी करना गलत होता है मतलब उसने रूल्स को तोड़ा है, उसने नियम को तोड़ा है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने नियम को तोड़ा है, उसने कानून को तोड़ा है। और कानून और नियम की बात कहां पर होती है, कि सर कानून और नियम की बात होती है, वो होती है, ठीक है, अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल नंबर 2, लेवल नंबर यानी स्तर नंबर 2, जिसका नाम है, ठीक है, पारंपरिक, ठीक है, और अवस्था नंबर 4 कौन सी होती है, अवस्था नंबर 4, यानी इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स, यानी कन्वेंशनल लेवल और लॉ एंड ऑर्डर। यानी यहां पर बच्चा ये कहता है कि नियम नहीं तोड़ने हैं, ठीक है, चाहे व्यक्ति कोई मर ही क्यों ना जाए, पर हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, वो अवस्था नंबर 4 का बालक कहता है। चलो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। मैंने एक पिक्चर यहां पर ले रखी है, उसके माध्यम से मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए बोर्ड की तरफ आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। जी हां, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि लॉरेंस कोलबर्ग ने, ठीक है, नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जी हां, यहां पर एज भी दी गई है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, ठीक है, और 13 से ऊपर वर्ष, ठीक है, यानी
पूर्व परंपरागत में दो स्तर आते हैं, वो दो कौन कौन से हैं? वो दो ये हैं, पहला होता है दंड और दूसरा होता है क्या? लाभ। लाभ में इसलिए यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं कि यहां पर व्यक्ति विनिमय करता है, बराबरी करता है, मैं आपके लिए करूं, आप मेरे लिए करो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले मुझे फीस चाहिए, मैं आपको खाना खिला रहा हूं, बदले मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। यानी हम अदला बदली, जिसे हम लोग टिड फॉर टैड के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, कि बच्चा यहां पर बराबरी चाहता है अवस्था नंबर 2 में। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें कन्वेंशनल लेवल की, ये लेवल 2 है, इसकी दो अवस्था होती हैं, इसे तीसरी अवस्था बोलते हैं, इसे चौथी, ठीक है, इसकी दो होती है, इसे पांचवी बोलते हैं, इसे छठवीं। ठीक है, ये पहली अवस्था होती है, दूसरी अवस्था। यहां पर बच्चा जो है अवस्था नंबर 3 में, यानी कन्वेंशनल लेवल में बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनना या समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए काम करता है, कि माँ बाप हमसे कोई उम्मीद कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है लेकिन हमारे माँ बाप की इच्छा है इसलिए हम उस काम को कर रहे हैं, तो भी हम किस में आएंगे? गुड बॉय एंड गुड गर्ल में आएंगे, यानी अवस्था नंबर 3 में आएंगे। अवस्था नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं तो अवस्था नंबर 4 में यह बताया जाता है कि व्यक्ति नियम के अनुसार काम करता है, कि नियम को नहीं तोड़ना है, और नियम क्या कहते हैं, यानी कानून क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कानून कहता है चोरी नहीं करना है, तो अब कोई व्यक्ति चाहे मर ही क्यों जाए, ठीक है, पर हम चोरी नहीं करेंगे, यानी रूल्स नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, रूल्स है कि भैया रेड बत्ती जली है तो हमें वहां पर रुकना है। अब चाहे वो व्यक्ति जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, लेकिन वो कहेगा नहीं, जब तक ग्रीन नहीं होगी तब तक हम लोग जो है वो, ठीक है, पार नहीं करेंगे रोड को, तो वो व्यक्ति किस में जी रहा है? वो अवस्था नंबर 4 में जी रहा है। ठीक है, चलो अवस्था नंबर 5 वाले ये कहते हैं कि रूल्स बदले जा सकते हैं, नियमों को, ठीक है, संशोधन हो सकता है, वो 5 में आता है। और छठवें वाले तो रूल्स की बात नहीं करते, वो नैतिकता की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, अवस्था नंबर 6 वाले लोग। चलो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये हमने समझा, और उसका आंसर हमारा क्या बनेगा? उसका आंसर जो है वो हमारा सी बनेगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, ध्यान से पर आंसर करते हैं। कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डेड डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। भाई शिक्षा नीति हमारी नेशनल एजुकेशन किसकी बात करेगी? पहला कह रहा है कि समूह कार्य और स्वयं आकलन दोनों पॉजिटिव है भाई, ठीक है, परियोजना पॉजिटिव है लेकिन मानकीकृत नेगेटिव है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। मानकीकृत नेगेटिव है, ठीक है, और पोर्टफोलियो पॉजिटिव है लेकिन फिर भी ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, मानक क्या है? नेगेटिव है, मानदंड भी नेगेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा? इसका यही उत्तर बनेगा। समझ में आ गया कि हमारी नई शिक्षा नीति क्या कहती है? हमें ग्रुप में कार्य करना है और हमें सेल्फ असेसमेंट पे जोर देना है, ठीक है, कि बच्चे खुद अपना असेसमेंट करें, हमें इस चीज पर हमें जोर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ए बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, सर यहां डाउट है। सपना हैरवार जी, खुशी, राकेश, मनीषा, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको फिर इसका आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्क और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। भाई अपनी विरासत के बारे में अपने घर के लोगों से बात करें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप जानते थे कि बच्चे केवल विद्यालय में नहीं सीखते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते सर सीखना केवल विद्यालय होता है, विद्यालय तो है ही, समाज भी सीखना होता है, घर परिवार भी सीखना होता है, सोशल मीडिया भी सीखना होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे सीखने की संस्थाएं कहलाती हैं। इनको हम लोग एजेंसियां बोलते हैं कि हमारी क्या है? ये सोशलाइजेशन एजेंसियां होती हैं, जहां से हम लोग अपने समाज के बारे में सीख रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी? एक संस्था कहलाएगी। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिएगा जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। चलो, यानी बच्चे के समाजीकरण के बारे में, समाजीकरण का मतलब होता है समाज के बारे में सीखना। ठीक है, समाज के अनुसार चलना, समाज के अनुसार व्यवहार करना, सोशलाइजेशन कहलाता है। तो धारणा को दर्शाता है। यहां पर टीचर का उद्देश्य क्या है? मैं सिंपल ये कह देता हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है, टीचर ने कहा बच्चों से कि जाओ बेटा अपने दादाओं से जाकर पूछो अपनी विरासत के बारे में। टीचर ऐसा क्यों कर रहा है? टीचर का पीछे का करने का कारण क्या, ऐसा उसने क्यों कहा? बस ये ऑप्शन आपको यहां से निकालने हैं, तो ये आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलो, हाँ, गुड इवनिंग जी, क्या नाम है? सीटेड टारगेट जी, बिल्कुल पूरा होगा सीटेड आपका। चलो आप आई हैं तो बिल्कुल पूरा होगा। चलो इधर ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहला कह रहा है भाई कि बच्चों द्वारा समुदाय से ज्ञान प्राप्ति के महत्व को पहचाना है, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, कि टीचर के एक उद्देश्य हो सकता है यहां पर कि वो समुदाय से क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। बात बिल्कुल सही है हमारी। दूसरा कह रहा है ये विश्वास है कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हम लर्निंग को समाज से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा है और इससे संबंध स्थापित करने एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही है, सीखना एक क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, ये भी हमारा सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान से संबंध को महत्व बताना, यानी कि ये कह रहा है कि विद्यालय के ज्ञान को और बच्चे के स्थानीय से दोनों को आपस में जोड़ना। तो हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हमारा सही है जी। आगे पढ़ते हैं, विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना। अच्छा, विद्यालय द्वारा सिखाए गए महत्व को अगर ज्यादा महत्व देता तो फिर वो क्यों कहता कि घर जाकर अपने दादाओं से पूछो, अपने पूर्वजों से पूछो, वयस्कों से पूछो। ऐसा तो नहीं है ना। अगर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि भाई विद्यालय के ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता तो फिर टीचर कहता कि भाई आपको डिस्कस करना ही नहीं है अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वही सर्वोपरि है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर हमारा डी सही नहीं है, यानी इसका ए सही है और इसका बी सही है और इसका सी सही है, यानी हमारे ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका सी बनेगा जी। चलो एक बार मैं आपका आंसर देख लेता हूं, आप लोगों ने क्या किया भाई, दिख नहीं रहा है, चलो दिख गया होगा, ठीक है, क्या बनेगा, सी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये है हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। आप देख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 तो दिख रहा होगा भाई, वो क्वेश्चन ही एक्चुअली बड़ा था इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेगा ध्यान से। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। भाई समावेशी शिक्षा तो ये कहती है कोई भी बच्चा हो, ठीक है, वो तो ये कह रही है कि सभी बच्चे आओ एक ही क्लास में पढ़ो बिना किसी भेदभाव के। तो दिस स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। क्या कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड को इंक्लूड नहीं करती है, जो कि गलत है। बल्कि ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन तो बात करती है कि आओ, आपका स्वागत है, वेलकम है, आप प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे आप वंचित हो, चाहे आप क्रिएटिव हो, चाहे आप सामान्य हो, कोई भी हो, आप सभी का क्या है, वेलकम है, ठीक है, इस शिक्षा में। अच्छा, समावेशी शिक्षा ठीक है अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, ठीक है जी, ये भी गलत है हमारा। तो हम कहेंगे सर हमारे इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत है, ठीक है। बल्कि आपको पता है कि हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये समता के सिद्धांत पर काम करती है। मैंने आपको कई बार क्लास में बताया भी है, इक्विटी के प्रिंसिपल पर काम करती है कि हम जो बच्चे जैसी क्षमता रखते हैं उसको हम वैसी सुविधा देंगे। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या बनेगा, हमारा जो बनेगा वो डी बनेगा। ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, तो वो करती है समता के सिद्धांत पर, ठीक है, यानी जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसको उतना मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, शायद आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, बट आप देख रहा है अच्छे से, चलो अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, जी हाँ, पढ़ो, चलो ध्यान से पढ़ेंगे भाई एवरीवन, सभी लोग भैया रेगुलर जुड़ेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं, निरंतरता में बेटा जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं, आप किसी काम को निरंतर करते रहिएगा। हाँ, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, ये किस में सहायक होगा। चलो संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना चाहती है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का मैप बनाना चाहती है, ठीक है, क्या करना चाहती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप बनाना चाहती है। तो कॉन्सेप्ट में तो अच्छी बात है यार, जब बच्चे उस चीज को मैप बनाएंगे तो उससे लर्निंग अर्थपूर्ण होती है कि नहीं होती है। हाँ, ये कह रहा है कि संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है, संरचनात्मक मतलब होता है बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है, मैं सिंपल तरीके से कह दूं कि ये कह रहा है कि बच्चों को सिखाने के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के मुख्य बिंदुओं के सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, क्या मुख्य बिंदुओं की, थोड़ा सा इसको छोटा करूं मैं तो नहीं, कुछ कट तो नहीं रहा, चलो जी, यहां पर हम ध्यान देते हैं, कह रहा है विद्यार्थी के मुख्य बिंदुओं के सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ऐसा कह रही है वो। यह कह रहे विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिक्स का विकास कर रही है, या विद्यार्थियों कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए कर रही है। बताओ जल्दी से क्या आंसर इसका बनेगा। चलो आप लोग भाई क्या आंसर कर रहे हैं एवरीवन, यहां पर आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है भाई। क्या आ रहा है कि सर एक हमारा पहला सही है और एक हमारा जो है वो चौथा सही है, बाकी गलत है। चलो देख लेते भाई, जोर डालते हम लोग। विद्यार्थी की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए,
हाँ, ये हो सकता है। विद्यार्थी को उपलब्धि परीक्षण हेतु रूब्रिक्स का विकास करना, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के लिए रूब्रिक्स का विकास करना, विद्यार्थी की, ठीक है, मुख्य बिंदु परीक्षण करना, ठीक है। हाँ, ये गलत हो जाएगा, बी हमारा हटेगा, ठीक है, तो बी हमारा हटेगा, और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। सर आंसर हमारा यही बनेगा, पहला सही है और ये सही है, और फिर हमारा ये भी हट जाएगा, क्योंकि हमें अचीवमेंट पे भी जोर नहीं देना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यानी पहला और हमारा कौन सा बनेगा, चौथा बनेगा, यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका जो है वो बी बनेगा, जो कि आप बिल्कुल सही है। चलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं, एक बार मैं देख लेता हूं आपका कमेंट्स। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और क्लास भैया रेगुलर होती है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आया, तो भैया तुम लोग इंतजार करोगे क्या कि नोटिफिकेशन आएगा तभी तुम लोग क्लास देखने आओगे? आपको नहीं पता 8-10 पर ईवीएस की क्लास होती है? आपको नहीं पता 9-10 पर जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है? ये रेगुलर क्लास है, फिक्स है। नोटिफिकेशन नहीं भी आया तब भी आपको अपना टाइम बनाना है कि सर मुझे इतने बजे ईवीएस की क्लास लेना है, मुझे इतने बजे चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास लेना है, सुबह 10 बजे मुझे हिंदी की क्लास लेना है। तो ये जो रेगुलरिटी तो आपको बनानी है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? देखो, परासंज्ञानात्मक अगर बढ़ना पकड़ में आ रहा हो तो ऊपर पकड़ लीजिएगा, मेटाकॉग्निशन। अच्छा, मेटाकॉग्निशन होता क्या है? देखिए, जैसे आप सोच रहे हैं कि सर हाँ हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे हो बेटा, तो ये कॉग्निशन कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये कॉग्निशन है, ये संज्ञानात्मक क्रिया है, ठीक है, ये संज्ञानात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ये संज्ञानात्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन बेटा आप सोच रहे हो, फिर सोचने पर फिर सोच रहे हो, सोच पर फिर सोच रहे हो कि सोच लिया सर हमने कि अब आप ही की क्लास देखेंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से सोचने लग गए कि यार सही सोच रहे हैं, हमने सही सोचा है कि। जब आप कोई काम को दोबारा से उस पर दिमाग लगाने लग जाओ, मत सिंपल कह सकता हूं, तुम भैया ज्यादा तुम दिमाग लगाने लग जाओ तो तुम मेटाकॉग्निशन करने लगोगे। क्या करने लगोगे? मेटाकॉग्निशन। चलो, तो क्या आंसर बनेगा भाई? ठीक है, बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंटेस्टीकरण, भाई ये तो कंटेस्टीकरण है, ये तो गलत हो गए, इसको यहीं काट दो। ठीक है, नकल करना, इसको भी काट दो। अपनी सोच अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, देखो वो खुद कह रहा है आंसर मैं हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि खाना पकाने की विधि की बात कर रहा है, ये तो गलत है, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? सी। एक क्वेश्चन जरूर आता है मेटाकॉग्निशन से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है मेटाकॉग्निशन भैया आपका। ठीक है, चलो, प्यारी कह रही सर मेरा एमबी गया। ठीक है, आपने गलत जगह खर्च कर दिया होगा भाई, ठीक है, सही जगह खर्च किया करो। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा होगा? मतलब ये कह रहा है कि बच्चे जो है वो कब खुद ही क्या करेंगे, ठीक है, किसी काम को करने के लिए क्या होंगे, वो प्रेरित होंगे आंतरिक रूप से। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। मैं दोनों चीजों को मैं आपको समझाता हूं, एक आंतरिक होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आता है? आंतरिक अभिप्रेरणा में आता है रुचि, आप कोई काम को रुचि से कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी जिज्ञासा है, तो आप उस काम को कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर क्या लाएगा? आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन लाएगा। लेकिन आप किसी काम को लाभ से कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव वहां पर लाभ कमाना है, या वहां पर आप लोग पुरस्कार कमाना चाहते हैं, पुरस्कार चाहते हैं, या वहां पर आप प्रशंसा चाहते हैं, ठीक है, या वहां पर आप दंड चाहते हैं, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है, और बाह्य अभिप्रेरणा सही नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है भैया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहां पर आप जो हैं, कहां पर आप किसी काम को करने के लिए, ठीक है, क्या होंगे? प्रेरित होंगे। देखो, ठीक है, इसका मैंने एक बार भी क्लास में और भी आपको बताया था कि जब आप कोई चीज को रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानने लगे, तो वहां पर आप उस काम को करने के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे। और आंतरिक की बात करें तो देख लो भैया, जहां पर क्या कह रहा है, विद्यार्थी अच्छे ग्रेड पाने के लिए, ग्रेड क्यों पाना चाहता है? अच्छे ग्रेड आएंगे तो भैया प्रशंसा होगी, कहते हैं ना कि भाई उसके लड़के के तो 98 मार्क्स आए हैं, और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो तारीफ करना एक बाह्य अभिप्रेरणा है, ये आंतरिक में नहीं आएगा, हटाओ इसको। एक विद्यार्थी इसलिए, ठीक है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसी प्रयोग का परिणाम जानने की क्या है? उत्सुकता है। हाँ,
हेलो हेलो। अच्छा, अब एक बार मुझे बता दीजिएगा, आवाज अब आ रही है आपको? कहाँ से नहीं आ रही आवाज? मैंने कमेंट्स लिया था चंदन जी का, वहां से नहीं आ रही है। चलो, यहां से नहीं आ रही आवाज, कोई बात नहीं है, अभी मैं दोबारा से बता देता हूं। चलो, अब आ रही है आवाज? एक बार कमेंट्स करके बताएंगे। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही होगी आवाज। चलिए, अब आवाज आ रही है। चलो, अब आवाज आ रही। मैं बात ये कर रहा था, मैं चंदन के कमेंट को रीड कर रहा था। चलो, मैं दोबारा से बता देता हूं। चंदन का कमेंट था भैया कि सर मेरे 20 से 22 मार्क्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहे, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। तो देखो चंदन जी, एक समस्या है आपके साथ में कि आप के लिए मैं एक सलाह कर रहा हूं कि आप लोग, ठीक है, ये जो हमने एप्लीकेशन पर 15 सेट हमने डाले हैं, आप केवल सीडीपी वहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, आप अपना चाइल्ड डेवलपमेंट वहां पर उठाएंगे और वहां पर 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में वो आपको बता देगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कहां गलत किए हैं। फिर आप ये देखना कि ये जो गलत है उस पर देखेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी गलत, टॉपिक जो है वो आपका वीक है, फिर आपको उस टॉपिक पर आपको काम करने की जरूरत है। फिर हम आपको रिमेट, पहले आप डायग्नोस्टिक करेंगे, आप कमी आप बताएंगे सर मुझे ये टॉपिक में डाउट है, ठीक है। सीटेट में यही सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट कि वो बस पेपर लगाए जा रहे हैं, अपना असेसमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग वीक कहां पर है, हमें मेहनत कहां पर करनी है, बस इस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सीटेट आपका नहीं निकल पा रहा है। तो आप ये काम आज से शुरू कर देंगे, ठीक है। एडी लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये सेट को जरूर लगाकर जाइएगा, ठीक है। आप अपनी कमियां पकड़िएगा। चलो, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। जी, समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आई आपको? अब तो आवाज आ रही है ना? अब आ रही होगी आवाज, है? चलिए, अब आवाज आ रही है सभी को। चलो, टेस्ट पास में जाएंगे तब जाकर आपको मिलेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां पर। जी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि, ठीक है, बहुधा, ठीक है, कुंभकार और कुंभ। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। यहां पर एक मेथड लिखी है, जग और मग, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। रूपक उपयुक्त किया गया है जिसके द्वारा दर्शाया गया है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा, कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को, ठीक है, ठीक है, कुंभकार के रूप में देखती है और कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें, ठीक है, आकार देकर उसमें ज्ञान को जोड़ती है। यहां पर 3 तो ऐसे ही आ गया है, ठीक है, आकार देकर उसमें जोड़ती है, क्या करती, ज्ञान को उदेलता है। इस प्रकार की समझ, ठीक है, क्या कहलाती है, समस्यावादी क्यों है। मैं सिंपल क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिंपल तरीके से देखिएगा। हमारे यहाँ जो गुरुकुल सिस्टम था ना, हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम, ठीक है, गुरुकुल हमारा एक पुराना सिस्टम था। गुरुकुल जो सिस्टम था उसमें, ठीक है, ज्ञान का दाता कौन होता था? गुरु होता था। यानी गुरु क्या होता था? गुरु जो होता था, गुरु वो ज्ञान का दाता होता था। यही है, ज्ञान का दाता। ऊपर क्या लिखा है? जग कौन होता है? जग कौन है? जग टीचर है। मग कौन है? बच्चा, ठीक है। और विद्यार्थी को यह माना जाता था कि विद्यार्थी क्या होते हैं? विद्यार्थी मग होते हैं। मग समझ रहे हैं? मग मतलब है कि विद्यार्थी को, ठीक है, कौन भरेगा? जग से ही मग भरा जाता है। ये तो आपने पढ़ाई है कि जग से ही मग भरते हैं सर, जग बड़ा है मग छोटा है। तो यह माना जाता था गुरु ज्ञान का दाता गुरु है। गुरु क्या करेगा? जिसको शक्ति देगा उसको क्या बना देगा? शक्तिशाली बना देगा, ठीक है। यानी गुरु ज्ञान का दाता होता है, विद्यार्थी केवल एक लिसनर होते हैं, वो केवल एक ग्रहणकर्ता होते हैं, वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ये हमारा कौन सा सिस्टम था? ये हमारा गुरुकुल सिस्टम था। ये बताया गया है यहां पर, ठीक है। अब ये कहा गया कि ये समस्या क्यों थी, ये समस्या क्यों है, ठीक है। लेकिन जो नए साइकोलॉजिस्ट आए, नए हम कहेंगे जो निर्माणवादी साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे प्याजे आए, वाइगोस्की आए, इन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे रिसीवर नहीं होते हैं, बच्चे ज्ञान को ग्रहण करने वाले नहीं हैं, बच्चे तो क्रिएटर होते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलो, समझ में आ गया क्वेश्चन? मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, जी हां,
भाई पियाजे तो यही कह रहा है कि बच्चों के महत्वपूर्ण जरूरी होते हैं और अधिगम निर्णय उनकी शिक्षक व समकालीन साथियों के सक्रिय भागीदारी में होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही बनेगा। इसलिए समस्या बन गई है कि पुराना जो सिस्टम था अब वो उपयोगी नहीं रहा है। ठीक है, बच्चे भोले भाले होते हैं, बच्चे भोले भाले नहीं होते हैं। ठीक है, और भी कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना नहीं सीख सकते, ये तो गलत है। अधिगम की प्रक्रिया किसी भी सामग्री या शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, यहां पर भी निष्क्रिय की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है हमारा। इसका सही उत्तर ये बनेगा कि अगर हम बात करें पियाजे की बात करें, वाइगोत्स्की की बात करें, ये तो यही कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान का निर्माण करने वाले होते हैं। वो स्वयं ही क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलो, पुनीता कह रही हैं सर एप्लीकेशन पर टेस्ट कहां पर है। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करती हैं, ठीक है, अगर आपने पुराना एप्लीकेशन है, मतलब बहुत समय पहले डाउनलोड किया है, अपडेट नहीं किया, तो प्लीज उसे अपडेट जरूर कर लें। ठीक है, या आप टेस्ट पास में जाएंगे, टेस्ट पास होगा, उसमें टेस्ट मार्केट करके होगा, उसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है, मतलब बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएगी। अच्छा, मैं कई बार बता चुका हूं क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, कि बच्चे जो है वो किसी बात को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर सोच रहे हैं, वो क्रिटिकल होती है, जिसे हम लोग आउट द बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आउट द बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें हम डाइवर्जेंट भी होता है, क्या होता है, इसमें डाइवर्जेंट भी होता है कि नहीं होता है। तो कौन सी चीज जो है जो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाएगी। ठीक है, बच्चे एक बिंदु से अनेक बिंदुओं की तरफ चलेंगे। विद्यार्थी को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, विद्यार्थी से चर्चा करने के लिए से बचना। मतलब ये कह रहा है कि सहपाठियों से चर्चा करने से बचे। देखो, अगर सहपाठियों से चर्चा नहीं करेगा तो फिर वो तो क्लोज एंडेड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, क्लोज, एक ही बिंदु पर केंद्रित रह जाएगा कि नहीं। जब हम दोस्तों से बात करते हैं, अलग अलग दोस्त से बात करेंगे, तो वहां पर हम अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये तो हमारा बनेगा नहीं। दूसरा कह रहा है विद्यार्थी को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। ठीक है, हाँ, ये पी बन सकता है। व्याख्या विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण। देखो, लेक्चर मेथड्स में क्या होता है, ठीक है, बच्चे एक लिसनर होते हैं। जैसे मैं आपको आऊं क्लास में और मैं अपना लेक्चर आपको दूं और आप बड़े, ठीक है, शांतिपूर्वक इसको सुने। ठीक है, तो इसमें आप एक लिसनर हैं। अब मैं जो आपको सिखा के जाऊंगा वो आप सीखेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे जो लेक्चर मेथड होती है अच्छी विधि नहीं होती है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, हाँ, कॉलेज लेवल पर मान सकते हैं कि अच्छी विधि है ये। ठीक है, इसके बाद में पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने व, ठीक है, उनका क्या करना, प्रत्यास्मरण करना। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, उनको याद करना, रिकॉल करना, ये सब गलत होता है। इसका सही आंसर बनेगा कि बच्चे क्या करेंगे, उसमें बच्चे जो है वो चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे, और जब चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो यहां पर उनको सोचने के मौके मिलेंगे, यानी यहां पर उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह है आपका 15वां क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा उस विशेष समय को कहा जाता है जब बच्चे वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं। मतलब उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है कि जिसमें बच्चे उस चीज के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने ही बोल दिया आपको संवेदनशील। भैया, बच्चे एक समय होता है, हर स्टेज जो होती है, हर अवस्था होती है, वो एक ग्रहणशील अवस्था है, एक संवेदनशील अवस्था है, एक क्रिटिकल एज है। ठीक है, जैसे अब आपकी जो एज चल रही है ना, ये एज जो है, अगर हम कहेंगे तो इस एज में कैरियर बनाना हो गया, शादी करना हो गया, बच्चे पैदा करना हो गया। ठीक है, ये इस कामों के लिए क्या है, क्रिटिकल एज कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। वहीं अगर आपसे बात करें कि जो बाल्य अवस्था है, तो वो पढ़ाई के लिए क्रिटिकल होती है कि नहीं होती। हर अवस्था क्या होती है, कुछ ना कुछ कामों के लिए क्या होती है, बड़ी संवेदनशील होती है। इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पर, और आइएगा 16वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जी। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। कह रहा है कि बच्चे के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चे से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। देखो, सबसे पहली बात है कि दुनिया का हर बालक अपने आप में यूनिक होते हैं। ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं सीखता हूं वैसा मेरा पड़ोसी भी सीखता है। ठीक है, मेरी क्लास का बच्चा का IQ लेवल मेरे बराबर ही होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, और जहां पर भी तुलना की बात होगी वो सब आपके गलत होंगे। ना तो प्रतियोगिता कराओ, ना कंपैरिजन कराओ, ये गलत है हमारा।
ठीक है, विकास का स्वरूप, अनुक्रम व विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। हाँ, विकास का क्रम, विकास एक क्रम में तो होता है, लेकिन सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान नहीं है। आप कहें कि जैसे हम लोग सीख रहे हैं, अफगानिस्तान के बच्चे भी वैसे ही सीख रहे होंगे क्या? ठीक है भाई, वहां का कल्चर, वहां का समाज भी तो उनको प्रभावित कर रहा होगा। अब आप कहें हम जापान के बच्चों से तुलना करो, कर ही नहीं सकते आप लोग। अमेरिका के बच्चों से तुम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। वहां का इन्वायरमेंट भी तो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, तो हमारा समाज, ठीक है, हमारी कल्चर हमको क्या करता है, प्रभावित करता। हो सकता है आप बहुत रूढ़िवादी समाज में रहते हैं, ठीक है, तो आपको रूढ़िवादी समाज में रहते हैं तो वो समाज आपको प्रभावित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था। ठीक है, एक मूवी आई थी, आपने भी देखा होगा, उसमें एक बच्चा कहता है कि हमारी, ठीक है, कि वो उसमें बताया गया था कि ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, वो कहता है कि एक राक्षस था, ठीक है, वो, ठीक है, सूरज को निकल गया, इस करके वो बताता है। तो ये बच्चे ने कहां सीखा? ये रूढ़िवादी चीजें बच्चे ने सीखी, तो ये चीजें क्या कर रही हैं, उसको प्रभावित कर रही हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपके सामने, 70वां क्वेश्चन। उसका तो हमारे दोनों गलत है तो डी बनेगा। ठीक है, उसका क्या बनेगा, उसका डी बनेगा, यानी उसके दोनों गलत है तो डी बनेगा। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? अच्छा, आलोचना है, आपको एक कमी निकालनी है। चलो कमी निकालते हैं, हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, डी ऑप्शन पर पढ़ते हैं। चलो, कि बच्चे का विकास वातावरण के साथ अंतक्रिया करके होता है। जी हां, पियाजे कहते हैं कि बच्चे वातावरण के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और बच्चे का विकास होता है। बच्चे, पियाजे कभी समाज की बात नहीं करते, पियाजे कभी सहयोग की बात नहीं करते, पियाजे कभी कल्चर की बात नहीं करते। तो चौथा हमारा पी बनेगा। हाँ, तीसरा कह रहा है कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि जैसा एक बड़ा व्यक्ति सोच रहा है वैसा एक छोटा व्यक्ति नहीं सोचेगा, क्वालिटेटिव रूप से अलग अलग प्रकार से उनका सोचना होगा। बात बिल्कुल भी सही है। ठीक है, कहीं कुछ मैटर हो जाता है, वहां आपके साथ में आपके साथ में एक बच्चा भी खड़ा है छोटा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप सोचेंगे उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज की, मतलब डिसएडवांटेज सोचेंगे, यार पुलिस केस होगा, एम्बुलेंस आएगी, ठीक है, आगे बहुत सारी इंजीरियस हो सकती हैं, उसको बहुत ज्यादा चोटें आ सकती हैं। और एक छोटा बच्चा सोच रहा हो कितना चोट है, कितना दर्द हो रहा होगा, वो पुलिस केस के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वो आगे की चीजें नहीं सोच रहा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ, क्वालिटेटिव रूप से दोनों का क्या होता है, सोचना अलग अलग होता है। पियाजे बच्चे को सक्रिय प्राणी मानते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पियाजे कभी कल्चर और समाज की बात नहीं करते, इसलिए ये इनकी आलोचना बनेगी। आंसर क्या बनेगा इनका, ए बनेगा, यानी दिस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो, सेशन को भैया अपने आप लाइक करते रहिएगा। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। मैं कई बार क्लास में ये डिस्कस भी कर भी चुका हूं। देखिए, हमेशा एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, एक सेक्स के ऊपर और एक जेंडर के ऊपर। देखिए, सेक्स एक रिप्रोडक्शन करने की क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, यानी क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वहीं हम बात करें जेंडर की, भाई जेंडर का निर्माण समाज ने किया। ठीक है, जेंडर का निर्माण किसने किया, समाज ने किया। समाज ने अधिकार दिए कि ये पुरुष है तो इसको ये अधिकार है, ये महिला है तो इसको ये अधिकार है। तो हम कहेंगे जेंडर का निर्माण कौन करता है, जेंडर का निर्माण क्या है, समाज करता है। और याद रखिएगा, जो जेंडर रोल होते हैं, ठीक है, यानी जो जेंडर रोल होते हैं वो जेंडर के आधार पर डिसाइड होते हैं, ना कि सेक्स के आधार पर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जेंडर रोल सामाजिक रूप से डिसाइड होते हैं कि जैविक रूप से डिसाइड होते हैं, तो वहां पर आंसर बनेगा कि जेंडर रोल जो होते हैं, यानी जो जेंडर भूमिका होती हैं, ठीक है, वो किसके आधार पर होती हैं, वो डिसाइड होती हैं किसके आधार पर, जेंडर, समाज के आधार पर होती हैं। तो यहां पर बात कर रहा है किसकी, यहां पर बात कर रहा है कि सेक्स है और जेंडर है, दोनों उसने दे दिए। तो आप क्या लगाओगे सर, सेक्स एक बायोलॉजिकल लगाओगे और जेंडर को आप क्या लगाओगे, जेंडर को आप सोशल कंस्ट्रक्ट लगाओगे, यानी आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने ए ही किया होगा। चलो, बहुत बढ़िया, ए कर रहे हैं सभी लोग। इसके बाद हम बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बल्कि वाइगोत्स्की तो यही कहता है, वाइगोत्स्की ने तो यही कहा है कि भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गलत हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक की प्रक्रिया में बाधा डालती, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र नहीं है, मैंने क्या कहा था,
दोनों आपस में जुड़े हैं। और ये वाइगोत्स्की ने बताया था कि भाषा और संज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। यानी भाषा हमारे विचारों को जन्म देती है और भाषा और विचार आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है भैया आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को, ठीक है, पूर्व अपेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझाने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। मतलब ये कह रहा है कि मैं आपको कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज को जान लूं, आपके पूर्व ज्ञान को जान लूं। और अच्छी बात भी है, क्योंकि मैं मान लो मैं आपको प्याजे के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, हो सकता है तुमने प्याजे के बारे में पहले से कुछ आता ही ना हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा आता हो। अब मैं जो बच्चों को ज्यादा आता उसके अनुसार पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, और आप कुछ बच्चों को नहीं आता। तो हमें, ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आपको पूर्व ज्ञान देंगे, ठीक है, फिर नया ज्ञान जो देंगे उसको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि शारीरिक दंड का अभ्यास विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने के लिए रणनीति में नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि आप दंड का पनिशमेंट मत करो। अगर कोई बच्चा अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, मतलब अवांछनीय मतलब होता है डिसलाइक बिहेवियर, मतलब जिसे पसंद ना किया, जैसे क्लास में, ठीक है, किसी बच्चे को बार बार टॉर्चर कर रहा है, ठीक होता है ना, कई बार बच्चे पीछे से पेन कोंचते रहते हैं, ठीक है, पेन ऐसे चुबाते रहते हैं, तो आप उसको ऐसा मारिए मत, उसका कारण पता लगाइए, भैया ऐसा क्यों कर रहा है, क्या समस्या है तुझे, ठीक है। तो अगर बच्चे क्लास में, ठीक है, अवांछनीय व्यवहार करते हैं तो उसका हमें पता लगाना चाहिए। तो ये हमारा सही है, ठीक है, कि सुधारने के लिए क्या कह रहा है कि शारीरिक दंड का अभ्यास विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति को नहीं किया जाए। दंड किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों ही सही है लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं हो रहे यार। क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर बात हो रही है पूर्व ज्ञान की और यहां पर बात हो रही है भैया पनिशमेंट की। तो हम कहेंगे डियर फ्रेंड्स, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ए और आर सही तो हैं, बट वो आपस में आर जो है वो इसकी बात नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर जो है वो हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। भाई यहां पर लोग सी लगा रहे हैं, सी किस आधार पर लगा रहे हैं? क्या कह रहा है, शारीरिक दंड का अभ्यास विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सही तो बात है ना, तुम दंड मत दो, शारीरिक तुम मानसिक भी मत दो, तुम आर्थिक भी मत दो, दंड किसी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए। भाई हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट यही तो कहता है, ठीक है, कि दंड किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चे अगर अवांछनीय व्यवहार कर रहे हैं तो उसका कारण का पता करो। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो ये बनेगा। ए और आर दोनों सही है, बट आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ए कुछ और है, आर कुछ और है। चलो, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। और आप लोग लेट जुड़े भाई, ये आप लोगों की गलती है, लेकिन ठीक है, क्लास सभी को देखनी है, सिस्टमैटिक तरीके से देखनी है। चलो, जो लोग जुड़े और जो लोग कि कम मार्क्स आ रहे हैं, फिर से कहूंगा एप्लीकेशन पे ज्वाइन करो। नहीं, आप लोग क्या, ठीक है, सोचते, कुछ लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर कम में पढ़ा रहे हैं तो शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा भी मैंने देता है। तो ये हमने जो कम फीस रखी है ना, वो केवल बेटा आपके भले के लिए रखी है। अब खान साहब 200 रुपए में पढ़ाते हैं तो क्या वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? आप भाई बिहार के बहुत बड़े टीचर, इंडिया के बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है, जो कम फीस में पढ़ाते हैं, तो क्या आप ऐसी मानसिकता रखो कि बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? ठीक है, कम फीस उनके लिए रखी जाती है बेटा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और हमने भी बेटा एक विद्यार्थी जीवन जिया है। विद्यार्थी के लिए, ठीक है, 1000 रुपए, 1000 से ऊपर की फीस देना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक विद्यार्थी जीवन में होंगे। अभी आप हैं तो आप इस चीज को भोग रहे हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। और हम भी विद्यार्थी जीवन में रहे तो हमने भी इस चीज को फील किया है। तो इसलिए हम लोगों ने फीस जो है वो ज्यादा की नहीं। इस बार हम 199 में सीटेट का बैच चला रहे हैं, 49 रुपए में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ताकि हम लोग, ठीक है, उन विद्यार्थियों तक पहुंच सकें जो विद्यार्थी ज्यादा फीस की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं शिक्षा तक, उन तक हम लोग पहुंच सकें। ठीक है, इसलिए आप कभी इन चीजों को ना लेंगे। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को, ठीक है, स्टॉप करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहला काम, आप एप्लीकेशन पे जरूर जाइएगा। एप्लीकेशन पे कुछ लोगों का कहना सर हमें टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही हैं, तो आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो एक बार आप अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट करना तो आप जानते होंगे ना, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को अपडेट करना,
ठीक है, इतना तो आपको आता है। नहीं आता है तो नीचे एक फोल्डर दिया है टेस्ट सीरीज करके, ठीक है। नहीं दिया है तो आप लोग इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट करने के बाद में ऊपर आ जाएगा यहाँ पर टेस्ट सीरीज। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोग अच्छे से उसको कर लेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि हाँ सर स्क्रीन हमने देखी है, ठीक है। थोड़ा सा शायद विजुअलिटी सही नहीं है। अब यहाँ पर टेस्ट पास दिखाई दे रहा है आपको, टेस्ट पास ऊपर जाइएगा, ऊपर साइड में इधर देखिएगा, टेस्ट पास दिख रहा है, टेस्ट पास दिखाई दे रहा है ना, हाँ टेस्ट पास। बस इसी पे आपको ओके करना है, टेस्ट पास पर, ठीक है। और जैसे आप इस पर ओके करेंगे बस इसमें आपको टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको टीचिंग के टेस्ट आप सर्च कर लेना, कौन सा आपको लेना है वो आपको मिल जाएगा। चलो मैं टीम से बात करके मैं आपके उसमें ही उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज सभी लोग ज्वाइन करेंगे। चलो देखो, अनामिका भी कह रही है सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। भाई दिल से पढ़ो, जब आप कोई चीज़ से टीचर से जुड़ोगे ना कि सर हमें यहाँ पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। और आप अगर भागोगे कि सर एक क्लास यहाँ ले आए, एक क्लास वहाँ ले आए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सिस्टमेटिक तरीके से जैसे सर पढ़ा रहे हैं आपको, सर आपको जो इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। आज सर ने आज आपने देखा होगा सर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो मिले होंगे वो आपको फूल पत्तियों वाले मिले होंगे, ठीक है, जीवों वाले मिलेंगे, सजीव जगत के क्वेश्चन मिले होंगे। कल आपको एक नया टॉपिक कराएंगे, परसों एक नया टॉपिक कराएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी क्लास वो रेगुलर लेकर आ रहा हूं 4 बजे, ठीक है। शाम 4 बजे जो है वो हिंदी पेडागोजी शुरू करूंगा, ताकि आपकी बाल विकास की क्लास डिस्टर्ब ना हो, आपकी ईवीएस की क्लास डिस्टर्ब ना हो। और मैथ की क्लास शुरू कर दी है, आप लोग मैथ की क्लास में नहीं जुड़ते हैं। जो सबसे वीक पॉइंट आपका जो मैथ है, जहां आपको ज्यादा मेहनत करनी है वो आप नहीं कर रहे हैं। 6 बजे जो सर आपको करा रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने शुरुआत की है, बिल्कुल आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज भी वो कराएंगे आपको। बस आप जुड़ा तो करो यार, टीचर का मनोबल तो बढ़ाओ कम से कम जुड़कर। पता नहीं कहां चले जाते हो आप लोग। जब टीचर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टीचर की जो क्लास शुरू होती है उस समय आए। हाँ हो सकता है कुछ लोगों को काम होता होगा, लेकिन सभी को काम तो नहीं है। कुछ लोग तो पढ़ाई के पर्पज से ही रह रहे हैं, तो वो तो कम से कम पार्टिसिपेट करें। तो कल मैं देखूंगा 6 बजे कितने लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैथ की क्लास में। और सुबह 10 बजे आया करो। 10 बजे कोई भी काम कर रहे हो मोबाइल को रख दो, कम से कम सुनेंगे तो उससे भी तो सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं अब यहीं रुकता हूं। और कल मैं एप्लीकेशन पर जो है वो 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास लूंगा। कल मैं आपको पूरे हिंदी के जो उपागम है, हिंदी की विधियां, वो पूरी खत्म कर दूंगा कल, ठीक है। तो कल मैं हिंदी की क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं कल जुड़ जाइएगा। कल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, हिंदी के उपागम मैं उस पर पढ़ाने वाला हूं, पूरा कल मैं कंप्लीट करूंगा एडी लाइव एप्लीकेशन पर। चलो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।